बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने एक अपना नया एक्ट स्टार्ट करना है, जो है द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912, जो कि पंजाब एक्ट 5 है 1912 का, यानी कि 1912 का ये 5वां एक्ट है। इससे पहले हम लोग जो है एक दूसरा एक्ट भी कवर कर चुके हैं, जो है पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। बेसिकली जो हम एक्ट कर रहे हैं और जो पिछला हमने एक्ट किया है, अगर आप लोगों ने वो अभी तक वीडियोस नहीं देखी, वो छोटा सा एक्ट है, वो भी उसको देख लीजिए। तो जो लोग एसडीओ की तैयारी कर रहे हैं पीरा के लिए, तो उसमें ये तमाम लॉज जो हैं, ये एक्ट जो हैं वो शामिल हैं। तो आज ये हमारा सेकंड एक्ट है जो स्टार्ट हो रहा है एसडीओ के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए, जो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये जो है हमारे पास है एक्ट, इसमें हम देखते हैं कि इसके सेक्शंस कितने हैं। तो इसके जो सेक्शंस हैं वो हमारे पास हैं टोटल 38 सेक्शंस हैं इसके, ठीक है। और इसी तरह अगर बात की जाए कि इसके चैप्टर्स कितने हैं, तो इसके जो चैप्टर्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। और इसकी शेड्यूल कितने हैं, इसके जो शेड्यूल हैं वो हमारे पास सिर्फ 2 शेड्यूल हैं, ठीक है जी। 38 इसके सेक्शन हैं, 4 चैप्टर हैं और 2 इसके शेड्यूल्स हैं। उसके अलावा ये एक एमसीक्यू ज़रूर बनता है, किसी भी एक्ट के बारे में पूछ सकता है कि वो जो भी एक्ट, लाइक अभी हमने बात की प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, हम लोगों ने अभी कल ही ख़त्म किया है, ठीक है। वो जो था वो 2024 का था। 2024 का वो कौन सा वहाँ एक्ट था, वो 7वां एक्ट था जिसने 5वें एक्ट को रिपील किया था। ये 2 एमसीक्यूज़ वहाँ से बन गए। इस तरह से ये 1912 का एक्ट 5 है, ठीक है, ये 5वां एक्ट है। एमसीक्यू के हिसाब से इसी तरह के सवाल आते हैं, तो ये हमें क्लियर होने चाहिए। सेक्शन हमने देख लें, इसमें 38 सेक्शन होंगे, चैप्टर इसके 4 हैं और शेड्यूल इसके 2 हैं। तो अब इन तमाम सेक्शंस को एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अभी पहले सेक्शन 1, 2 और 3 तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। यूजुअली अभी तक हमने जितने भी एक्ट देखे हैं वो होता ही है कि चैप्टर 1 जो होता है प्रिलिमिनरी होता है, जिसमें टाइटल आ जाता है, डेफिनेशंस आ जाती हैं। बट क्योंकि ये प्री पार्टीशन का एक्ट है 1912 का, तो थोड़ा सा इसका सिनेरियो अलग होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलें जी। सबसे पहले हमारे पास है जी द कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912। इसकी इन्फोर्समेंट डेट, कि ये इन्फोर्स कब हुआ था, यानी कि ऑफिशियली गज़ेट में कब पब्लिश हुआ था ये, तो ये था 21 जून 1912 को ये पब्लिश किया गया था, ठीक है जी। जो हम लोगों ने प्राइस कंट्रोल एक्ट पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि वो 14 जून को 2024 को ऑफिशियली गज़ेट में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ से एक एमसीक्यू ये बन गया। अब आगे सेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो उन्होंने प्रीएम्बल बताया हुआ है इसका, कि इसको बनाने का मकसद क्या था। इसका प्रीएम्बल उन्होंने बता दिया, वो क्या है, एन एक्ट टू मेक बेटर प्रोविजंस फॉर द कॉलोनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स इन द पंजाब। बेटर प्रोविजंस यानी कि बेटर लॉज, कि ये ऐसा एक्ट है जो बनाया गया है टू मेक बेटर प्रोविजंस फॉर द कॉलोनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स, के गवर्नमेंट की जो लैंड है ना, उसको बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए। इसको मैं इस तरह से समझाती हूँ कि हमारे पास जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो पंजाब हमारे पास सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है, आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो जैसे हम लोग प्रमोट करते हैं लोकल गवर्नमेंट के, हमारे पास जो हमारी पावर्स है ना, उनको ग्रास रूट लेवल तक लाया जाए। डिवीजन्स ऑफ पावर जो आपकी हो रही है, ठीक है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो हो रही है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके। एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद है कि रिसोर्सेज को एलोकेट करना आसान हो जाए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, इसमें एक शफाफियत का भी एक एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत आसान होता है, अकाउंटेबिलिटी ईजी होती है। इस तरह बहुत से मैटर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ को मज़ीद फर्दर ग्रास रूट लेवल तक डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मुल्क फिर सूबा आ गया, उसके बाद हमारी आ जाती हैं जनाब, सूबे के अंदर डिवीजन्स आ गई, फिर डिस्ट्रिक्ट्स आ गई, ठीक है, फिर तहसील्स आ गई, फिर फर्दर हम नीचे तक जाते हैं, यूनियन काउंसिल्स तक जाते हैं अपनी। तो ये एक्ट भी इसीलिए बनाया गया था। इसका प्रीएम्बल पूछ सकता है वो कि क्या मकसद है प्रोविजंस, उसने कहा बेटर प्रोविजंस बना सके। प्रोविजंस बेसिकली रूल्स होते हैं कि हम बेहतर रूल्स बना सकें। क्यों? कॉलोनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट की जो लैंड है वो उसको बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका जो है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 इसका है टाइटल एंड लोकल एक्सटेंट, कि इस एक्ट का टाइटल क्या होगा। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड, ठीक है। और वो कौन सी होगी, गवर्नमेंट पंजाब की फिलहाल बात हो रही है, एक्ट 1912 की।
कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 इस एक्ट का नाम होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी एक्सटेंड, कहाँ तक इसका दायरेकार होगा। इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब, पूरे पंजाब के प्रोविंस पे लागू होगा, माँ सिवाय एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज, पंजाब के जो ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे हम कहते हैं कि कच्चे का इलाका, पंजाब को ट्राइबल एरियाज जितने भी हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, उसके अलावा ये पूरे पंजाब पे अप्लाई होगा। ठीक है, सेकंड सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये है रिपील का सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। वाई असल में जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड 1912, इससे पहले एक्ट जो उस टाइम पे प्रिवेल कर रहा था वो था गवर्नमेंट टीनेंट्स एक्ट 1893 का। लेकिन जब 1912 में ये हमारा एक्ट आया है कॉलोनाइजेशन का, तो जो हमारा वो टीनेंट एक्ट था उसको हमने क्या कर दिया, वो रिपील कर दिया गया। तो सेकंड सेक्शन हमें बताता है कि गवर्नमेंट टीनेंट एक्ट जो था 1893 का वो अब रिपेल हो गया, ठीक है, और उसकी जगह पे कौन आ गया है, ये वाला एक्ट आ गया हमारे पास। थर्ड सेक्शन जो है वो हमारा डेफिनेशन से डील करता है कि इस सेक्शन के अंदर अगर ये लफ्ज़ यूज़ होंगे तो उनका ये मतलब होगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो है कलेक्टर की। तो वो कह रहे हैं कि कलेक्टर मीन्स द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज डिस्क्राइब्ड इन द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एंड इंक्लूड्स, और उसमें क्या क्या शामिल होगा। नंबर 1, एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एंड एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कलेक्टर अंडर दिस एक्ट। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या कलेक्टर से मुराद ये होगी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा कि ये हमारा कलेक्टर है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का वो होगा। अब सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट कैसे पता चलेगी, डिस्ट्रिक्ट की डिवीजन वो कह रहे हैं किसके हिसाब से जो हुई भी होगी, वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, जिसको आजकल अब हम कहते हैं कि क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास दो प्रोविंसेस थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश की सेपरेशन हो गई है तो अब ये जो हमारा मौजूदा पाकिस्तान है ये अब ये पाकिस्तान कहलाया। पहले ये वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो अब हम बात ही कर रहे थे कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 था, अब ये हमारे पास कौन सा बन गया है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ठीक है जी, वो कह रहा है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट है ना बनाए गए, उन डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है वो कलेक्टर कहलाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे वो किसी भी शख्स को, ठीक है, पावर दे सकता है और इख्तियारात दे सकता है या फंक्शंस असाइन कर सकता है किसके, कलेक्टर के, कि आपने कलेक्टर के जो फंक्शन हैं ये आपने वो काम करने हैं। ठीक है, कौन तो एम्पावर करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। सेकंड कलेक्टर की डेफिनेशन में सेकंड और कौन हो सकता है, एक तो हमने पढ़ लिया कलेक्टर वो होगा डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है या जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एम्पावर कर दिया। सेकेंड वो कह रहा है एनी कॉलोनाइजेशन ऑफिसर, कोई भी कॉलोनाइजेशन ऑफिसर, ठीक है, या फिर असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर अपॉइंटेड एज सच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के, ये एक्ट तो 1912 में आया है, इस एक्ट के आने से पहले जो एक्ट चल रहा था, ठीक है, उसके तहत उस वक्त पे जो भी कॉलोनाइजेशन ऑफिसर थे और जो भी असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर थे वो भी किसकी डेफिनेशन में आएंगे, कलेक्टर की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, अच्छा, जो कलेक्टर होता है इसको जब हम सर्विसेज एंड मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देती हूँ। जो हमारा कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर डीसी को ही बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर को ही बोलते हैं। ठीक है, वो अगर वो आ जाता है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के अंडर, उसको हम कहते हैं, क्योंकि उसकी रिक्रूटमेंट डीसी की जो है वो एस.एन.गेट के ज़रिए से होती है, तो यहाँ पे ये कहलाता है डीसी कहलाता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसको हम कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, वो फिर हमारा कहलाता है कलेक्टर। तो यहाँ पे उसने कहा है दो बंदे बता दिए कलेक्टर के लिए, एक तो वो जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होगा, और डिस्ट्रिक्ट कहाँ से हमें पता चलेगी, जो हमारे पास पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत है। ठीक है जी, उसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी पर्सन को एम्पावर कर सकता है कि आपने ये कलेक्टर की ये ड्यूटीज़ करनी है, उसको भी हम कलेक्टर कहेंगे। सेकेंडली हमने ये देखा कि इस एक्ट के आने से पहले तक जो भी कॉलोनाइजेशन ऑफिसर थे, असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर थे, ठीक है, वो भी किसकी कैटेगरी में आएंगे, कलेक्टर की ही कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं सारा। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। कलेक्टर के बाद हमारे पास है एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की। एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की डेफिनेशन है, वो कह रहे हैं इट इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू।
कोई भी अफसर जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपॉइंट कर दिया है, ठीक है, किस मकसद के लिए? टू परफॉर्म ऑल, या तो तमाम, या फिर एनी ऑफ द फंक्शंस, या कोई भी काम करने के लिए, और एनी ऑफ द पावर्स एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ठीक है। एक तो यह है कि एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो होगा जिसको इस एक्ट के तहत बनाया गया है, या वो भी हो सकता है जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसके अलावा भी किसी भी शख्स को पावर दे सकता है कि ये एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम कहते हैं कि ईडीओ है, कि ईडीओ के ये काम है ना, ये आपने करने हैं। जैसे कलेक्टर के लिए भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किसी भी शख्स को वो एम्पावर कर सकता है कि ये कलेक्टर के ये काम है, ये आपने करने हैं, वो भी कलेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ईडीओ का भी जो ईडीओ इस एक्ट के तहत बनाया गया वो तो ईडीओ होगा ही, उसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे तो किसी को भी एम्पावर कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाती है वो हमारे पास आती है कॉलोनी की। कॉलोनी, क्योंकि एक्ट भी कॉलोनाइजेशन है ना, तो कॉलोनी का क्या मतलब है इस एक्ट के तहत? कॉलोनी मीन्स एनी एरिया टू विच दिस एक्ट शैल बी अप्लाइड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है जी। कोई भी एरिया जिस पर ये एक्ट अप्लाई होगा, किसके ऑर्डर से? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑर्डर से। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब मेरे पास डिस्ट्रिक्ट है ना, इस पे तो ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, फलान डिस्ट्रिक्ट पे एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा उसने कहा है एंड अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट्स एनी एरिया टू विच द गवर्नमेंट टीनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 हैज़ बीन अप्लाई, ठीक है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास गवर्नमेंट टीनेंट पंजाब, जिसको हम कहते हैं पंजाब टेनेंसी एक्ट, इसके वक्त भी जो एरिया टेनेंसी में आ रहा था ना, वो भी कॉलोनी में ही शुमार किया जाएगा, ठीक है जी। कॉलोनी में एक तो वो एरिया शुमार होगा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑर्डर से जारी कर दिया है, वो कॉलोनी कहलाएगी। तो उसके अलावा वो एरिया भी जो गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 के अंडर जो एरिया था वो भी टेनेंसी में आएगा। हाँ, जब तक गवर्नमेंट किसी भी ऑर्डर के ज़रिए से किसी भी एरिया को एक्सक्लूड ना करना चाहे या इंक्लूड ना करना चाहे, मतलब चेंज ना करना चाहे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है जी प्रिस्क्राइब की। प्रिस्क्राइब में वो कहता है कि प्रिस्क्राइब मीन्स सैंक्शन बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस एक्ट के तहत कोई भी जो लॉ आएगा, कोई भी ऑर्डर रूल पास किया जाएगा ना, ऑर्डर स्पेसिफिकली, ठीक है, वो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको सैंक्शन दे देगा, वो प्रिस्क्राइब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्प्रूवमेंट की। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। पहले हम इसको रीड करते हैं कि इम्प्रूवमेंट मीन्स विद रेफरेंस टू अ टेनेंसी। पहले हमें यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि टेनेंसी होता क्या है। बेसिकली टेनेंट हमने वर्ड सुना हुआ है, ठीक है, मुजारे को बोलते हैं या किराएदार को आसान अल्फाज में, ठीक है। अब एक शख्स है जिसने गवर्नमेंट की ज़मीन को किराए पे ले लिया, ठीक है, अब वो वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहा है, वॉट एवर ही इज़ डूइंग, तो वो जिसने किराए पे लिया या ठेके पे लिया उस ज़मीन को, वो पर्सन कहलाता है टेनेंट, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है हमारा, इसको हम बोलते हैं टेनेंसी, ठीक है, कि ये एक शख्स का देना दूसरे का लेना किराए पे, ये जो तमाम मामलात हैं ये क्या कहलाते हैं? टेनेंसी कहलाते हैं। अब वो कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट का मतलब है विद रेफरेंस टू अ टेनेंसी। टेनेंसी का रेफरेंस वो देते हैं, वो कह रहा है क्योंकि टेनेंसी से डील करेगा कि आपने कोई ज़मीन ली है गवर्नमेंट से, ठीक है, और किस पे लिया? ठेके पे लिया है सपोज, या किराए पे ली है। एनी वर्क विच इज़ सूटेबल टू द टेनेंसी, कोई भी अब काम है जो सूटेबल है टेनेंसी पर। जैसे कि मैंने कोई ज़मीन ले ली थी, मुझे ज़रूरत है यहाँ पे कोई ना कुआं बनना चाहिए, यहाँ पे कोई मुरम्मत होनी चाहिए, ठीक है, तो मेजर मुरम्मत होनी चाहिए, मेजर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो कोई भी एनी वर्क विच इज़ सूटेबल टू द टेनेंसी, जो टेनेंसी को सूट कर रहा हो, एंड कंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑन विच इट इज़ हेल्ड बाय विच द वैल्यू ऑफ द टेनेंसी हैज़ बीन एंड कंटिन्यूज टू बी इंक्रीज्ड, और जिसको करने जैसे उसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ जाएगी। एंड विच इफ़ नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन द टेनेंसी इज़ आइदर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फॉर इट्स बेनिफिट्स और इज़ आफ्टर एग्जीक्यूशन में डायरेक्टली बेनिफिशियल टू इट, ठीक है। बेसिकली ज़मीन तो गवर्नमेंट की है ना, लैंड तो गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट जो उसके ऊपर खर्चा कर रही है, तो उसने कहा है गवर्नमेंट टेनेंसी कहा है, किराएदार ने कहा है कि मुझे यहाँ पे एक आपको ही करवाने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा, हो सकता है उसको करवाने के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाए, हो सकता है वो वहाँ पे कोई ट्यूबवेल बनवा दें, ठीक है, जिससे पानी अच्छे से सैराब करे ज़मीनों को, हमारा जो फसल है फले फूले, ठीक है, तो जिससे आपको जो है वो बेनिफिशियल है वो आपके लिए डायरेक्टली, तो फिर वो काम जो होगा वो इम्प्रूवमेंट के दायरेकार में आएगा। अब ये नहीं है फ़र्ज़ करें कि आपकी कोई दीवार टूट गई है, आप दीवार को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो और आप करें कि इम्प्रूवमेंट में आएगा, जिससे कोई बेनिफिट भी होना चाहिए, जिससे उस चीज़ की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, ठीक है जी। अब वो आगे एक्सप्लेनेशन दे रहा है और वो कह रहा है एक्सप्रेशन नंबर 1 में क्या क्या काम आप करवा सकते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स
एंड अदर वर्क्स फॉर द स्टोरेज और सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आप क्या क्या काम उसमें इम्प्रूवमेंट में शामिल है कि आप कोई कुआं कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, किस मकसद के लिए जनाब, या कोई भी ऐसा काम जिससे पानी को आपने स्टोर करना है। और पानी को स्टोर क्यों करना है? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए उस पानी को सप्लाई करना है, ठीक है, सैराब करने के लिए फसलों को। उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क हो सकता है किस चीज़ के लिए? फॉर द ड्रेनेज। अब ड्रेनेज सिस्टम के लिए और सैलाब से बचाने के लिए फसलों को, ठीक है, आप जो है वो कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगी? इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आएगी। उसके अलावा प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, द रिक्लेमिंग, इनक्लोजिंग, लेवलिंग एंड टेरेसिंग ऑफ द लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस या अदर वर्क सोफा लाइक नेचर। इस तरह के और बहुत से काम, जैसे कि दरख्त लगा लेना आपने, ठीक है, और जो कब लगे हुए हैं दरख्त उनमें मज़ीद इजाफा कर देना वगैरह वगैरह। उसके अलावा द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द मोर कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबल कल्टीवेशन ऑफ अ टेनेंसी। कोई बिल्डिंग है उसकी आपने इरेक्शन किया, क्यों किया आपने उसकी इरेक्शन? ताकि जो हमारी कल्टीवेशन है ना, उसको इरेक्ट करने के बाद ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो रही थी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रही थी, तो हम उसको हटा देंगे, इरेक्ट कर देंगे वहाँ से, ठीक है जी। उसके अलावा लास्टली हमारे पास क्या है? द रीन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग वर्क्स। रीन्यूअल का मतलब होता है री आ गया वर्ड के दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे या रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। एक चीज़ है आपको लग रहा है फरसूदा हालत में है और उसकी वजह से वो हमें ज़्यादा फायदा नहीं दे पा रही, तो हम उसको क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। फोर गोइंग वर्क, फोर गोइंग होता है जो ऑलरेडी काम चल रहा था, ठीक है, तो फिर वो भी आपके किस कैटेगरी में आएगा? इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो हम देख लेते हैं इंप्रूवमेंट में हमने क्या क्या चीज़ें शामिल की। कोई आप काम ऐसा कर रहे हैं पानी की स्टोरेज के लिए, मतलब काम कर रहे हैं, और खेतों को पानी सैराब करने के लिए, आप ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई काम कर रहे हैं, दरख्त के लिए कोई दरख्त प्लांटेशन के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स के इरेक्शन के लिए कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप रीन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जाहिर है हर चीज़ वक्त के साथ साथ दोबारा से तवज्जो मांगती है, ठीक है, चाहे वो घर हो, चाहे लैंड है, या कुछ भी है। ये नहीं कि एक दफ़ा उसको बना दिया, कंस्ट्रक्ट हो गई और उसको सालों साल आप उसको छेड़े ही ना और वो उसी तरह से हमें फ़ायदा देती रहे। डेट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सब चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं हमारी इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में। बट अब वो बताएगा कि क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है। उसमें मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बता देती हूँ। उसने कहा कि कोई भी आपने ऐसे काम कराए हैं जो छोटे मोटे काम थे, ठीक है, कोई आपने बड़ी उस पर वो काम नहीं किया। जैसे अब एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, ठीक है, आपने वहाँ पे अपना एक वाटर चैनल खोल लिया, ठीक है, पानी का रास्ता आपने दूसरा लगवा लिया, ठीक है, उस या पानी का रास्ता ऑलरेडी था, एक था, उसी से आपने दूसरा भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, ये आपके पास, या आपने टेम्प्रेरी वेल लगवा लिए हैं, ठीक है, तो ये आपके जो काम है ऑर्डिनरी नेचर के हैं, सही है, तो ये आपके पास उसमें नहीं आएंगे, इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन उसने कहा है, एक्सप्लेनेशन में कहा है, अ वर्क विच बेनिफिट सेवरल टेनेंसीज मे बी डीम टू बी। अगर कोई ऐसा काम करें जिससे सेवरल टेनेंसीज को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की इस लैंड को भी, उसके साथ जुड़ी हुई लैंड को भी, उसके साथ जुड़ी हुई लैंड को भी फ़ायदा हो रहा है, मोर देन वन टेनेंसीज को फ़ायदा अगर हो रहा है, तो वो हम इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में लेंगे। सेकेंडली, अ वर्क एग्जीक्यूटेड बाय अ टेनेंट इज़ नॉट एन इम्प्रूवमेंट। अब वो बता रहा है कि टेनेंट ने अगर कोई काम किया वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी इफ़ इट इज़ सब्सटेंशियली डिमिनिशेज द वैल्यू ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ हिज लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टी। अब जैसे कि ना लैंडलॉर्ड से आपने प्रॉपर्टी ले ली, मालिक से, उसके ऊपर कोई काम किया और उससे क्या हुआ? डिमिनिश होता है, कम कर देना, ठीक है, मिनिमाइज हो गया वैल्यू, लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी की वैल्यू मजीद कमी हो गई और उल्टा बढ़ने के बजाय, तो ऑब्वियसली वो इम्प्रूवमेंट में नहीं शुमार होगी। दिस इज़ अ कॉमन सेंस। अब वो बता रहे हैं यहाँ पे आपको आगे डेफिनेशन उसमें बताइए टेनेंट की। टेनेंट कौन होता है ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। टेनेंट और टेनेंसी में टेनेंट वो होता है जो एक शख्स जो है गवर्नमेंट की लैंड को किसी भी कॉलोनी के अंदर, यानी कि किसी भी एरिया के अंदर, यहाँ एरिया को कॉलोनी का लफ्ज़ नाम दिया गया है, किसी भी कॉलोनी के अंदर जो गवर्नमेंट की लैंड को लेता है, हो सकता है वो उधार पे ले रहा हो, ठीक है, या हो सकता है वो ठेके पे भी ले रहा हो, वो क्या कहलाएगा? टेनेंट कहलाएगा। अच्छा, इस टेनेंट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है, उसमें उसके प्रेडिसेसर्स भी शामिल हैं और सक्सेसर्स भी शामिल हैं, मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट, टेनेंट के इंटरेस्ट में। मतलब फ़र्ज़ करें एक ज़मीन है जिस पे हम लोगों की फैक्ट्री बनी हुई है, मेरे आबाओ अजदाद ने वो गवर्नमेंट से ली थी, ठीक है, फैक्ट्री पे काम अच्छा चल रहा है, तो नस्ल दर नस्ल वो क्या होती जा रही है, फादर की डेथ हो गई, उसके बाद उनके बेटे ऐसे आगे चलती जा रही है, ठीक है। ये सब लोग जो हैं वो टेनेंट कहलाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब इस टेनेंट के अंदर हमारे पास दो लोग आ जाते हैं, एक होता है ओरिजिनल टेनेंट हमारे पास, ठीक है। वो बता रहे हैं कि ओरिजिनल टेनेंट कौन होता है। ओरिजिनल टेनेंट वो होता है, ये भी मैं आपको ऐसे डायरेक्ट रीड करके बता देती हूँ, जिसको सबसे पहले कलेक्टर ने वो ज़मीन अलॉट की थी, ठीक है, चाहे वो परदादा थे या उनके भी दादा थे, जो भी थे, जिसको सबसे पहले कलेक्टर ने वो ज़मीन अलॉट की थी, ठीक है। ओरिजिनल टेनेंट हमारे पास मेल भी हो सकता है, ओरिजिनल टेनेंट हमारे पास जो है वो फीमेल भी हो सकती है, और फीमेल की उसमें प्रोविजन बताइए सेक्शन 22।
की प्रोविजन ज़रूरी है। अगर आपके ने फीमेल ने सक्सेस करना है किसी भी प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट के लैंड को, तो ये हमारा जो था जी अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने पहले 3 सेक्शंस कर लिए हैं और कल इंशाल्लाह हम लोग बकाया इसके पार्ट्स करके इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा एक्ट है और बहुत आसान एक्ट है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।